नमस्कार, मैं आपका अपना प्रदीप पांडे आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर की गहराई में सबका स्वागत करता हूं। साथियों, लीडरशिप मैनेजमेंट के विभिन्न घटकों पर लगातार हम लोग कंटिन्यूटी में चर्चा कर रहे हैं। विभिन्न टॉपिक्स हमारे बीच में आए हैं और आज का टॉपिक है वैल्यू। वैल्यू मीन्स एक आदमी की वैल्यू, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड अदर्स। यहाँ हम चर्चा करेंगे दो वैल्यूज़ की, जिसमें पहली है पॉलिटिकल, दूसरी है सोशल। आपने कई बार लोगों के मुंह से ये कहते हुए सुना होगा गुस्से के दौरान, तुम्हारी औकात क्या है, तुम क्वाओ, क्या है तुम्हारी औकात, क्या क्षमता है तुम्हारी। एक मतलब जो है कि तुम्हारी सोशल मतलब सामाजिक वैल्यू तुम्हारी क्या है, तुम्हारी जो सामाजिक वैल्यू है वह क्या है, समाज में तुमने क्या इज्जत कमाई, तुम नैतिक रूप से कहाँ मजबूत हो, तुम न्यायिक रूप से कहाँ मजबूत हो, तुम्हारी ईमानदारी कितनी है, तुम्हारी छवि कैसी है, तुम्हारी छवि कौन की जैसी है। ये जो बातें आते हैं ये आते हैं क्या में, सामाजिक वैल्यू में, मतलब सोशल वैल्यू में। और दूसरी जो आते है वह कहा है राजनीतिक वैल्यू, मतलब पॉलिटिकल वैल्यू। जब हम किसी नेता के पास पहुंचते हैं तो उसका ऑरा देख के कहा जा सकता है कि इसकी पॉलिटिकल वैल्यू क्या है। किसी भी व्यक्ति का पॉलिटिकल आकलन करना है तो उसकी पॉलिटिकल वैल्यू के लिए आम जनता के बीच में उसकी छवि से हम आकलन कर सकते हैं। यदि किसी नेता को उसके ही क्षेत्र में उससे ही इंट्रोड्यूस कराने की आवश्यकता पड़ गई आपको, मतलब उसका परिचय कराने की जब आपको आवश्यकता पड़ती है, तो यहां निकल के आती है उसकी राजनीतिक वैल्यू। और ये दोनों के दोनों पूरक हैं, राजनीतिक और यहां सोशल वैल्यू। सोशल वैल्यू और राजनीतिक वैल्यू यहां आम जनता के बीच में पूरक है। जब आप राजनीतिक स्तर पर इसे सोचते हो, जब सामने वाले को किसी पार्टी से टिकट मिलता है या निर्दलीय चुनाव लड़ता है या व्यवस्थित रूप से कोई लॉबिंग करता है, उस दौरान उसकी जो वैल्यू है वह आपके उसके क्षेत्र में क्या है, उसके जिले में क्या है, उसके स्टेट में क्या है और उसके नेशन में क्या है। ये जो चीज़ें निकल के आती हैं किस चीज़ में, पॉलिटिकल वैल्यू में, मतलब राजनीतिक औकात जिसे कहते हैं। और सामाजिक जो औकात है, जो लोग कहते हैं कि भैया तुम्हारी औकात है का हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हें कोचीना थे भाई, कोचीना तुम्हारा ने। और अगर कोई नहीं चीन हो तो इसका मतलब ये है कि अभी तक की तारीख में आप जो है अपना एक सामाजिक दायरा, एक व्यवस्थित दायरा, आपके नैतिक मूल्यों का दायरा आप खड़ा नहीं कर पाए। और ये दायरा खड़ा होता है कहाँ से, जब हमारी मित्रता बहुत सारे लोगों से होती है, जब हम कम्युनिटी से जुड़ते हैं, एक बड़ी कम्युनिटी से जुड़े रहते हैं, हम लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों के सुख दुख में सहभागी होते हैं और किसी भी व्यक्ति से हमारा द्वेष नहीं रहता। ध्यान रखिएगा इस बात को, बिल्कुल दिमाग के अंदर गांठ बांध के रख लेना। चाहे राजनीतिक हो या चाहे सामाजिक हो, सारे के सारे प्लान और सारे के सारे युद्ध सबसे पहले दिमाग के अंदर ले जाते हैं और फिर वो मैदान में आते हैं। ये कुशलता आपकी है कि आप कितने युद्ध दिमाग के अंदर लड़ रहे हो और कितने युद्ध दिमाग में न लड़ के बाहर लड़ रहे हो। अब अगर बाहर लड़ोगे, आप मान के चलिए कि कोई व्यक्ति आपको महत्व दे रहा है और उस व्यक्ति को आप महत्व नहीं दे रहे हो, तो आपको क्या लगता है, क्या लगता है आपको, वह आने वाले समय में आपका सहयोग करेगा? मैं समझता हूं नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए जितने उपयोगी आप हो सकते थे वह उतने उपयोगी आप सिद्ध नहीं हुए। स्वाभाविक सी बात है, हर एक संबंध, हर रिश्तों का एक ताना बाना कहीं ना कहीं किसी न किसी बेस में एक अपेक्षा पर ही आधारित है। यदि मेरी अपेक्षा है कि फलाना फलाना व्यक्ति हमारे लिए कहीं ना कहीं सहयोगी बनेगा, तो हम लगातार उससे नज़दीकियाँ बढ़ाएंगे और एक परिपक्व मस्तिष्क के अंदर ये विचार आना लाजमी है। क्योंकि सारे के सारे लोग, जिन लोगों को जिन लोगों को महत्व की आवश्यकता होती है, अगर पर्टिकुलरली वह महत्व नहीं मिल पाता तो उस जगह को या तो छोड़ देते हैं या वहां से होता है संघर्ष की शुरुआत। सोशल वैल्यू और पॉलिटिकल वैल्यू मैंने इसलिए पूरक कहा कि जब
नीति की बात आती है, धर्म की बात आती है, न्याय की बात आती है, तो वह न्याय आप कहाँ तक अपने आप से औरों के प्रति कैसे कर पाते हो। देखो, हम एक कहानी सुना रहे हैं छोटी सी, और वो कहानी आपने सबने देखी और पढ़ी हुई है। कहानी है विक्रम और बेताल की। विक्रम बेताल के शुरुआती जो कुछ अध्याय हैं, उन अध्याय में एक कहानी आती है। कहानी है, एक परिवार था, सक्षम परिवार था। उस सक्षम परिवार में 3 पुत्र थे। तीनों के तीनों बहुत ही खूबसूरत, तीनों के तीनों बहुत ही गुणवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान, साहसी और लाजवाब लोग थे। उन्हीं के सामने एक ऋषि रहते थे। उनकी एक लड़की थी। लड़की इतनी खूबसूरत थी कि विश्व सुंदरियाँ, जिसे आप कहते हो, जो लक्स की एडवर्टाइजमेंट लगी रहती हैं, तो उन्हें फलानी लक्स ने विश्व सुंदरी बनाया है। तो हमारे भारत में ऐसी सुंदरियाँ भी रही हैं जो आजकल की जो नक्कटियाँ हैं उनसे 100 गुनी ज़्यादा अच्छी, करोड़ गुनी ज़्यादा अच्छी। जबकि उस समय लक्स साबुन नहीं हुआ करती थी, उस समय क्रीम्स नहीं हुआ करती थी। आजकल तो एडवर्टीजमेंट होती है, चूंकि ये व्यापार है, व्यवहार है। लोग जानते हैं कि आप किसे देखकर कैसे आप वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाएंगे और आपको किस तरह से अपने दायरे में लेके आएंगे। व्यवसाय है, उनको पैसा चाहिए। अब जनता तो ये समझती है। कमाल की बात यह है कि इतने हजारों साल हो गए हैं जनता को समझाते, लोगों द्वारा समझाते, बुद्धिमानों द्वारा समझाते हुए, लेकिन जनता आज तक की तारीख है सिर्फ बुद्धिमान नहीं हो पाई, बाकी सब कुछ हो गई। व्यवहारिक रूप से आज भी अकुशल है। खैर, हम बात कर रहे थे, अब वो जो लड़की थी बहुत खूबसूरत थी और तीनों लड़के जो है उससे प्रेम करते थे, बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। अब वह लड़की भी बराबर प्रेम करती थी, लेकिन वह कंफ्यूज थी कि इनमें से हम एक को किसको चुने, क्योंकि तीनों के तीनों खूबसूरत हैं, तीनों के तीनों बुद्धिमान हैं, ज्ञानवान हैं, गुणवान हैं, साहसी हैं। इन तीनों में से मैं किसको चुनूं। एक दिन की बात कि वह लड़की जो है बाग में पानी दे रही थी वृक्षों के लिए, पेड़ों के लिए। तो उस दौरान सांप ने उसे डस लिया। जैसे ही उसे सांप ने डस लिया तो वो मर गई, इंतकाल हो गया उसका। सभी लोग उसे जलाने चले गए। अब तीनों लोग, जो तीनों युवा थे, इन तीनों को आपस में अता पता नहीं था कि कौन इससे प्रेम करता है या नहीं करता है, लेकिन तीनों के लिए गहरा सदमा बैठा, बहुत ही ज्यादा गहरा सदमा बैठा। तो तीनों ने क्या किया, एक गया तो जहां लड़की को जलाया गया वह चिटका पर बैठ गया। एक ने सारी की सारी अस्थियां बटोर ली, पूरी अस्थियां बटोर ली, और एक ने राख को संरक्षण दे दिया, जो शरीर थी उसको संरक्षण दिया। और तीनों के तीनों वियोग में इतने डूब गए। जो चेटका पर बैठा उसने कहा कि अब मेरी जिंदगी बची ही नहीं है, क्योंकि मेरा जो जीवन था इसी के लिए था, और अब ये है ही नहीं, तो जब तक मैं तब तक यहाँ बैठूंगा जब तक मेरे प्राण नहीं निकल जाते। जो इसका चेटका है इसी के साथ जरूर मैं। एक ने कहा कि ये अस्थियां मैं लिए रहूंगा और अपने आप से कभी नहीं अलग करूंगा। दूसरे ने कहा ये शरीर की राख है, इस राख को मैं कभी विसर्जित नहीं करूंगा, अपने पास संरक्षित करके रखूंगा। एक बंदा चिटका पर बैठा रहा, दूसरा घर की रखवाली करता रहा, तीसरा बैरागी बन गया और उसने अस्थियां ली और निकल गया। दूर जाते जाते उसे जानकारी मिली कि एक साधु है जो मृत शरीर में भी जीवन दे देते हैं। तो वो है साधु के पास पहुंचा। तो साधु ने कहा मैं आपके साथ नहीं चलूंगा। तो उसने कहा एक काम करो, मंत्र सिखा दो आप। तो उसने मंत्र सिखाया। जैसे ही वह है मृत जीवन वाला मंत्र सीखा, तो मंत्र सीखने के बाद वो दौड़ा पहुंचा अपने घर। घर पर उसने वह राख अपने भाई से ली, उसे भी ले आया और सीधे के सीधे पहुंचे कहाँ, चिटका पर, जहां वह लड़की जली थी। और पूरी राख बिछा दी, उस पर हड्डियों को रख दिया और उसने मंत्र बोलना शुरू कर दिया। जैसे ही मंत्र बोला वैसे ही वह लड़की जीवित हो गई। अब लड़की जीवित हो गई, ध्यान देना इस बात को। जैसे ही जीवित हो गई उसने फिर तीनों को देखा और तीनों को देखने के बाद फिर से कंफ्यूज। अब यहां पर
बेताल विक्रम से कहता है, बता विक्रम, लड़की इन तीनों में से किससे शादी करेगी? देख, अगर तेरे दिमाग के अंदर इसका जवाब आ गया है तो तू बोल दे। तू बोला और मैं चला। और अगर तेरे दिमाग में सवाल का जवाब आया है और अगर तू नहीं बोलेगा तो तेरे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो बोलो विक्रम, आपसे पूछ रहा हूं, क्या जवाब होगा इसका? 3 लड़के, 1 लड़की जो तीनों को पसंद करती है लेकिन कंफ्यूज है, वह किसका वर्ण करेगी, किसका चयन करेगी जिससे वह शादी कर सकती है? जवाब आया? नहीं आया? पक्का? जवाब अगर आ गया है तो लिख देना। अगर पहले जवाब आया तो लिख देना कि पहले मेरे दिमाग के अंदर जवाब आया था। लड़की ने देखा एक लड़का जो अस्थियां लेके आया था और जिसने मंत्र फूके और मंत्र फूक कर उसे जीवन दान दिया। तो जीवन दान देने वाला कौन होता है? जीवन कौन देता है? आप इस पृथ्वी पर आए हैं तो आपको जीवन किसने दिया? आपके पिता ने। तो आपके पिता आपके जीवन दाता हुए। तो जिसने मंत्र का काम किया उसने जीवन दान दिया उसे, मतलब वह पिता के समान हो गया। जिसने राख को संरक्षित करके रखा, व्यवस्थित करके रखा, जमा करके रखा, एक प्रेम ये भी होता है। तो यह प्रेम हुआ भाई का। और जो चेटका पर धूनी रमा के बैठा हुआ है, उसके वियोग में तप रहा है कि अब ये गई है तो मेरा जीवन इसके बिना किस काम का? तो ये कर्म एक पति ही कर सकता है, एक प्रेमी ही कर सकता है। तो उस लड़की ने वर्ण किया उस व्यक्ति का जो चेटका के पास बैठा हुआ था। ये अवधारणा है न्याय की, कि न्याय आप किस तरह से कर रहे हो, कैसे करना है। और यहीं से शुरुआत होती है आपकी सोशल वैल्यू की। तो साथियों, आज मैंने आपको सोशल वैल्यू के टॉपिक के बारे में बताया है। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी कहानी और भी अच्छी अच्छी बातें आपके सामने ला सकूं। भैया यारो कर लो यार, हाँ सब लोग सही इसको सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करवे में कोनो बुराई नहीं है, क्या बुराई है, करो।